अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास 10 का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का चैप्टर का आगाज़ किया था और हमने लास्ट टाइम मैट्रिक्स को देखा था, उसके बाद इसके टाइप्स को देखा था। तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइप्स में डायगोनल मैट्रिक्स तक कर लिया था। तो आज उसके आगे से टाइप्स करते हैं। तो आज जो पहला हम करने जा रहे हैं वो आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। यानी आप इसे ज़ीरो मैट्रिक्स कह लें या नल मैट्रिक्स कह लें, बात एक ही है। ओके, इसकी डिफरेंशियल है आपके पास ज़ीरो null matrix is a matrix in which each element is equal to 0. It is generally denoted by capital letter O. देखो, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो, जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। और याद रखिएगा, आमतौर पर इसे हम डिनोट करते हैं ओ से, कैपिटल ओ से। आज नोटेशन में हमने देखा था कि जिस मैट्रिक को भी आप नाम दोगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में दोगे। तो नल मैट्रिक एक सिंपल सी मैट्रिक्स है। ऐसे तमाम मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। ओके, अब बारी है स्केलर मैट्रिक्स की। अब ज़रा देखें कि ये स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स को देखते हैं, लिखते हैं स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर सेम। फॉर एग्जांपल, देखिए हमने डायगोनल एलिमेंट्स में क्या देखा था, हमने डायगोनल एलिमेंट्स में ये देखा था कि डायगोनल मैट्रिक्स दरअसल एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं सिवाय मेन डायगोनल एलिमेंट के। तो स्केलर मैट्रिक्स भी दरअसल एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। एक क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। वो क्या होंगे, सेम होंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, जो डायगोनल एलिमेंट थे वो सेम नहीं थे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। कहने का मतलब होगा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक और मैट्रिक्स है, यहाँ पर 0 लगा दें आप। और अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ए। अगर ये डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। सारी डिफरेंशियल आपकी बुक में लिखी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आपके बुक में एक और एग्जांपल दिया हुआ, वो 3x3 मैट्रिक्स का कहते हैं कि भाई एक मैट्रिक्स है, वो कहते हैं कि के 0 0 0 के 0 0 0 और के। तो आप देख लें इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। तो डायगोनल एलिमेंट सेम होने की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। ओके, उसके बाद अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ये काफ़ी यूज़ होने वाला मैट्रिक्स है। आप इसे यूनिट मैट्रिक्स कह लें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लें। तो अब हमारा है यूनिट मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी डिफिनेशन लिखते हैं कि आर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल इज 1। देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हवाले से कहा जा रहा है कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसका जो मेन डायगोनल एलिमेंट होता है वो 1 हो। वो क्या हो, 1 हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। और याद रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं आई से। आपके बुक में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इन्होंने आई से डिनोट किया, यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ पर 2 से मुराद यहाँ पर आपके पास कितना है, 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2 लिख दिया। जैसे कि एक और मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, सही है। तो उसके देखिए जो मेन डायगोनल एलिमेंट क्या है, वो 1 है। तो मेन डायगोनल एलिमेंट 1 होने की वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट 1 हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे बेटा, और तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए और मेन डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब बारी है, अच्छा लास्ट टाइम मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स भी नहीं पढ़ाया था। ये टाइप्स आपकी इस बुक के मुताबिक
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से शुरू होने से पहले इक्वल मैट्रिक्स बताया गया था, मैंने उसमें नहीं बढ़ाया था। तो मेरा रहा था ये देखिए, जब हम टाइप्स ख़त्म, मतलब ये जब टाइप्स की पूरी डिफिनेशन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद करेंगे। ये भी टाइप्स में ही आता है, इक्वल मैट्रिक्स भी टाइप्स में ही आता है। तो हम पहले समझने जा रहे हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या है। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में, इस बुक में पेज नंबर 59 में दिया हुआ है। लिखते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, या इक्वल मैट्रिक्स कह लें या इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कह लें। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, और इसे हम क्या कह सकते हैं, और इक्वल मैट्रिक्स कह लें। ओके, अब इक्वल मैट्रिक्स के वाले से क्या लिखते हैं, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉल इक्वल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हो ए और बी, हम वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ अगर दे हैव सेम ऑर्डर, जब दोनों के क्या हों, यानी उस मैट्रिक्स ए और उस मैट्रिक्स बी के ऑर्डर क्या हो, सेम हो, एंड दियर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, और उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, इक्वल हो। कहने का मतलब ये बेटा, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास है बी, एक मैट्रिक्स ए है और एक दूसरा मैट्रिक्स क्या हो आपके पास, बी हो, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स क्या हो, बी हो, तो हम उसी वक्त इन दोनों को इक्वल कहेंगे जब इसमें दो कंडीशन पाई जाए। पहला, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम। दोनों के ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये 2×2 का मैट्रिक्स है तो ये भी 2×2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ये 3×3 का मैट्रिक्स है तो ये भी 3×3 का मैट्रिक्स होना चाहिए। और दूसरा इन्होंने बोला है कि इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने, इक्वल होने चाहिए। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इमेजिन करें कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है, आपकी बुक से ही ले रहा हूँ, 261053 मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ये मेरे पास मैट्रिक्स बी है। ये मैंने मैट्रिक्स लिखा, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है। बाकी ठीक है, हाँ ठीक है। ये यहाँ पे जगह नहीं, चलो मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे याद रखिए कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम लिखा है मैंने, इसको थोड़ा सा मैं जगह से लिख दे रहा हूँ ऐसे। ये b इज़ इक्वल टू, यहाँ पर रेडिकल 4, यहाँ पर 3+2, यहाँ पर रेडिकल 1, यहाँ पर 2 - 2 लिखते हैं, यहाँ पर 5 ही ले देते हैं उसको, यहाँ पर रेडिकल 9 लिख देते हैं। अच्छा बेटा देखो, ये दो मैट्रिक्स हैं, ए है और दूसरा हमारे पास क्या भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कंडीशन क्या बताइए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए। तो बेटा पहले इसके ऑर्डर देखें, एक तो इसका अगर मैं बात देखूँ तो 2 रो हैं और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। इसके देखें 2 रो हैं और 3 क्या है, कॉलम है। इसका मतलब ऑर्डर वाइज क्या है कि सेम है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इसके क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ होना चाहिए, जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ होना चाहिए, जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ होना चाहिए, जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ पर, इस तरीके से ये कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाता है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या सेम है, यहाँ पे 2 ये रेडिकल 4 है, क्या सेम है, तो हाँ ये सेम है, क्योंकि आज जब अब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। रेडिकल 4 2 के बराबर, ये 6 है, 3+2 6 के बराबर, ये 1 है, ये रेडिकल 1 है। आपको पता है 1 के ऊपर जो भी पावर हो 1 के बराबर आती है, तो उसका मतलब ये भी सेम है। 0 2 - 2 0 के बराबर, तो सेम आ गया। ये 5 है, 5 ऐसे लिख दिया। 3 है, रेडिकल 9 किसके बराबर, 3 के बराबर। इसका मतलब ये कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है, सेम है। अगर ऑर्डर सेम हो और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है ये बराबर है, इक्वल है किसके, मैट्रिक्स बी के। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि इक्वल मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। अब हम
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की तरफ आ रहे हैं। चलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की तरफ देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसकी पेज नंबर 60 में इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसकी डिफिनेशन लिखी गई है। लिखते हैं कि अ मैट्रिक्स डेट इज़ ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग बाय रॉ इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रॉ इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इट इज़ जनरेटेड बाय एटी। अच्छा, इसको ज़रा समझें आप ना, समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या कहलाता है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए और बोला जाए कि इसका ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब ये होगा, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रॉ को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रॉ में चेंज कर देना, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल से ज़रा समझते हैं। इमेजिन करें कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, इसी बुक से ले लेते हैं 154607 154607। ये मैट्रिक्स आपके पास है, ठीक है ना। कहा ये जा रहा है कि भाई इस मैट्रिक्स ए का ना आप ट्रांसपोज ले लें। क्या ले ले बेटा? इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लें। जब भी ट्रांसपोज लोगे मैट्रिक्स ए का, तो जिस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेंगे तो ऊपर टी लगा देता है। यहाँ पर टी का मतलब ट्रांसपोज है। याद रखना, ट्रांसपोज लेने का मकसद सॉल्यूशन। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया, रॉ को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रॉ में चेंज कर देता है। तो आपको बस यहाँ पे एक काम करना है, जो फर्स्ट रॉ है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रॉ है सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रॉ है थर्ड कॉलम बना दो। जब आप ऐसा करोगे, मतलब आप कर क्या रहे हो, रॉ को कॉलम बना रहे हो, तो आप जब ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि कॉलम भी रॉ में चेंज हो चुका है। आज बात समझ में? कहने का मतलब कि आपको सब काम सिर्फ ये करना है कि रॉ को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है। तो जब आप सॉल्व कर लोगे, जब तुम देखोगे तो कॉलम भी किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, रॉ में कन्वर्ट हो चुका होगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में होता ही ये कि रॉ को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रॉ में चेंज कर देना। तो ये था फर्स्ट रॉ, इस फर्स्ट रॉ को कॉलम में चेंज करूँगा। ये फर्स्ट रॉ था तो फर्स्ट कॉलम ऐसे बन जाएगा 1 और 5 करके, इस तरीके से, सही है। सेकंड रॉ को क्या बना देंगे, सेकंड कॉलम 4 और 6। थर्ड रॉ है, इसको क्या बना देंगे, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे क्या हुआ, रॉ को हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम। तो अभी हमने क्या किया, कॉलम को रॉ को कॉलम में चेंज किया। अब ज़रा गौर से देखें, हाँ, रॉ को हमने कॉलम में चेंज किया, कॉलम में चेंज किया। अब तो गौर से देखें, ये ठीक है, ऐसे हो जाता है। हाँ, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम बना दिया। तो रॉ को कॉलम में चेंज कर देना या कॉलम को रॉ में चेंज कर देना, क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने आगे अगले मैट्रिक्स में। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इमेजिन करें कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 और 7। मैंने बोला इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज को क्या करेंगे बेटा, आप फर्स्ट रॉ है फर्स्ट कॉलम बना दो, 2 3 4 बन गया। सेकंड रॉ है, क्या बना देंगे आप, सेकंड कॉलम। ये ट्रांसपोज हो गया इसका, ठीक है। रॉ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रॉ में चेंज कर दें, क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब 2 टाइप्स और रह गए हैं, इसको भी फटाफट हम देख लेते हैं। जो अब अगला जो टॉपिक है आपका बेटा, वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम ज़रा देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखते हैं क्या, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। अच्छा, कहा जा रहा है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर उसका ट्रांसपोज, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए तो बिल्कुल उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। क्या मतलब, मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर
एग्जाम्पल ज़रा समझेंगे आप। एग्जाम्पल, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है कि आपके पास मैट्रिक्स ए है, क्या है 1 2 17 1 2 17 2 5 11 2 5 -11 7 -11 9, सॉरी 17 -11 और 9, यही है 1 2 17 2 5 -11 17 -11 9। देखिए सबसे पहले आप और से देखें, ये मैट्रिक्स है और ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसके जितने रॉस हैं उतने कॉलम हैं, नंबर ऑफ़ रॉस बराबर है नंबर ऑफ़ कॉलम के। ओके, अब मैं ले रहा हूँ उसका ट्रांसपोज। क्या ले रहा हूँ? उसका ट्रांसपोज। चलिए अब ट्रांसपोज लेना, अभी हमने सीखा, ये ले लिया मैंने ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो बेटा क्या करेंगे? फर्स्ट रो को क्या बनाएंगे हम? फर्स्ट कॉलम। गुड, ये हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को क्या बनाएंगे? सेकंड रो को क्या बनाएंगे? सेकंड कॉलम। थर्ड रो को क्या बनाएंगे? थर्ड कॉलम। मैंने जैसे ही इसका ट्रांसपोज लिया, अब गौर से देखें, 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, 2 2 17 17 2 2 5 5 -11 -11 17 17 -11 -11 9 9। इसका मतलब जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ये खुद मतलब जब ए का हमने ट्रांसपोज लिया तो ये ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? ए के ही बराबर आ जाए। जब हमने इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया? मैट्रिक्स ए आ गया। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स क्या है? आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लो और ट्रांसपोज लेने के बाद रिज़ल्ट वही आ जाए जो वो मैट्रिक्स था, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स ए है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद रिजल्ट वही आ गया जो मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लिया। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और रिजल्ट दोबारा से ए मैट्रिक्स ही आ जाए, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ए था, इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो दोबारा मैट्रिक्स ए ही बन गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही है। हाँ, अगला टॉपिक हमारे पास यही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, इसको समझने से पहले ज़रा एक चीज़ देखें। अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मैं लिख रहा हूँ 2 4 -5 और 6, ये मैट्रिक्स ए है मेरे पास, सही है। मैंने बोला मुझे इसका नेगेटिव मैट्रिक्स चाहिए, तो नेगेटिव मैट्रिक्स में ये होता है, ये जो प्लस होते हैं वो माइनस बन जाते हैं, जो माइनस होते हैं वो क्या बन जाते हैं? जो प्लस होते हैं वो माइनस बन जाते हैं, जो माइनस होते हैं वो प्लस बन जाते हैं। ये नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया इसका। लेकिन जो प्लस था यहाँ पर वो यहाँ पर माइनस बन गया, जो माइनस था यहाँ पर वो यहाँ पर क्या बन गया? प्लस बन गया, सही है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? नेगेटिव मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम क्या ले लें? ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लें और फिर वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब, इमेजिन करें कि एग्जांपल करो, मेरे पास एक ट्रांसपोज ए है, सॉरी एक मैट्रिक्स ए है, 0 3 4 -3 0 और 7 -4 -7 और 0। मैंने क्या लिया? इसका ट्रांसपोज लिया। मैंने क्या ले लिया? इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद ज़रा बताएं क्या बन जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। अब ज़रा गौर से देखें इसे, यहाँ पर +0 था 0, +3 था यहाँ पर -3, +4 था -4, -3 था +3, 0 था 0, 7 था -7, -4 +4 -7 7 0 0। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पर? जब हमने इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया, जब हमने इस मैट्रिक्स का क्या लिया? अपने ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज लेने के बाद मुझे नज़र आया जो यहाँ पे प्लस था वो यहाँ पे माइनस बन चुका है, जो यहाँ माइनस था वो क्या हो गया? प्लस बन गया। मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आया वो नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। ट्रांसपोज लेने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया? नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए और ट्रांसपोज लेने के बाद रिजल्ट आ जाए नेगेटिव मैट्रिक्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 19.1 को कवर करेंगे। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह 2 वीडियो में ही वो कवर होगा। मेरी पूरी कोशिश की 2 वीडियो में से ख़त्म कर लेने की। और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाजमी इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।